अभी कुछ महीने पहले की बात है कि ऑपोजिशन बड़ी मुत्तहिद थी। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे रही थी, चैलेंज कर रही थी। और फिर उसके बाद यह देखा गया कि ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातों में आपस में इख्तलाफात पैदा हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बयानी अलग हुए और फिर पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग ऑपोजिशन करने लगी और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी को शायद इस बात की जरूरत महसूस हुई कि वो पंजाब में अपनी पोजीशन थोड़ी और मजबूत करे, मजीद मुस्तहकम करे, क्योंकि अब आने वाले इंतखाबात में ज़ाहिर सिर्फ 2 साल का अरसा ही बचा है और पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक को नून लीग और पीडीएम ने कोई ख़ास तवज्जो उस पर नहीं दी थी। पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ पर उन्होंने कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी और उनकी तजवीज़ को माना नहीं था, जिसके बाद अब पीपल्स पार्टी फिर पंजाब में मुतहरिक हो रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर पीपल्स पार्टी को पंजाब में उसकी खोई हुई पोजीशन पर वापस लाने के मिशन पर हैं और इस वक्त वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने की बातें भी उनकी जानिब से की जा रही हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप से भी उनकी बातचीत हुई है। इसके अलावा वो परवेज़ इलाही से भी मिले हैं, मंजूर वट्टो जैसे हुकूमती इत्तेहादियों से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। और ख़बरें ये भी सामने आई हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आम इंतखाबात से पहले पंजाब में नून लीग को भी टफ टाइम देने के लिए एंटी नून लीग अलायंस बनाने का होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। तो पीटीआई और नून लीग के अक्सर रहनुमाओं ने साबिक सदर को किसी मुनासिब वक्त पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत की यकीन दहानी भी करवाई है, लेकिन अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो कोई एक भी बड़ी सियासी शख्सियत पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुई है। मगर आसिफ अली जरदारी अब भी पुरुमीद हैं। अगले महीने वो दोबारा लाहौर का दौरा करेंगे और कश्मीर इलेक्शन मुहिम के बाद बिलावल भुट्टो भी लाहौर में डेरे डालेंगे। अब गुज़िश्ता चंद महीनों में पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। पीडीएम में शामिल होकर एहतजाजी तहरीक शुरू की, इसी से फ़ायदा उठाकर अपने उम्मीदवारों को सेनेट की नशिस्त भी जितवाई, सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर भी मुंतखब करवाया, जिसके बाद इख्तलाफात ने जन्म दिया और फिर पीडीएम टूट गई। ज़िमनी इंतखाब में भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को ही हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी के पीडीएम से अलग होने और ऑपोजिशन के तकसीम होने का बराह रास्त फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है। और ऑपोजिशन की नाकामी के बाद हुकूमत अब अगला इलेक्शन जीतने के लिए पहले से ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रही है। दावे हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ही अगला इलेक्शन बासानी जीतेगी, लेकिन हुकूमत इससे पहले भी कई दावे कर चुकी है, मुआशी तरक्की के दावे, ज़रई तरक्की के दावे, लेकिन गरीब और किसान इस वक्त दोनों ही परेशान हैं। हुकूमत मजीद कर्जे के चक्कर में मुल्की असासे गिरवी रखने की मंजूरी भी दे चुकी है और अब अगर मईशत तरक्की कर रही है तो मुल्की असासे गिरवी रखने की नौबत आखिर क्यों पेश आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बजट के बाद क्या अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो पाएंगी, हुकूमत टफ टाइम दे सकेंगी या ये हुकूमत बासानी अपनी मुद्दत पूरी करेगी? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी से भी नुमाइंदगी हमारे साथ मौजूद होगी। तो अली गौहर बलोच साहब, ये जब से ये दोनों जमातें खासतौर पर अपोजिशन की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग अलहदा हुई हैं, उस वक्त से हुकूमत बहुत पुरएतमाद नजर आ रही है। आपकी तकसीम ने हुकूमत को यकीन दिला दिया कि आने वाला इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अरबाब साहब, जो आपने अपने एंट्रो में बातें और पॉइंट्स उठाए वो मतलब यकीनन करंट इश्यूज़ हैं और उन पर बात होनी चाहिए। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि अभी जो नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन हैं उसमें पीटीआई कामयाब होगी, तो इसका सबसे बड़ा तो आपके पास नताइज ज़िमनी इंतखाबात के हैं कि आपने देखा कि पंजाब में भी इनकी हुकूमत है, मरकज़ में भी इनकी हुकूमत है और केपीके में भी इनकी हुकूमत है। तीनों जगह के नताइज देख लें, मतलब है कि सबसे बड़ा अपसेट तो खटक साहब के हलके में हुआ, जहां वो कहते थे कि उनके अलावा मतलब है कि वो सियासत के मैदान में उनके हलके से और कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर के अंदर से सीट निकली। फिर उसके बाद आपने पंजाब के तमाम ज़िमनी इंतखाबात देख लिए, ना सिर्फ इनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई, बल्कि आपने देखा कि सियालकोट के इलेक्शन डस्का में जो हुआ था उसमें तो ये एक्सपोज भी हो गए। और जो हमारा बयानिया था कि ये 2018 का इलेक्शन चुरा के आए हैं, उस पर मुसद्दका जो मोहर लगा दी वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लगा दी और इलेक्शन कमीशन ने लगा दी, और उन्होंने इमरान खान नियाज़ी साहब को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आप वोट चोर हैं, आपकी पार्टी वोट चोर है। उसके बाद आपने देखा कि कराची में ज़िमनी इलेक्शन हुए। कराची में आपने देखा कि जो वाडा साहब कामयाब हुए थे और शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त धांधली के ज़रिए हराया गया था,
मिफ्ता और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, बहरहाल वहाँ पर भी नून लीग के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वो अपनी जगह कि अगर वो चंद 100 वोटों से पीछे रह गए हैं या हम जीते हुए थे, लेकिन वहाँ पर पीटीआई के वोट काबिल ज़िक्र हैं कि छठे नंबर पर आए, नीचे से फर्स्ट आए। और मैं तो समझता हूँ कि नकवी साहब प्रोग्राम में बैठे हैं, कराची की आवाम ने इन्हें किक आउट किया है उन अंकों से। अलीगौर साहब, अगर तो इधर अगर बावड़ा साहब जीते तो आप कह रहे हैं उनको जितवाया गया, और फिर कादिर मंदूखेल साहब जीत गए तो उनको भी जितवाया गया, या वो फिर अपने वोट से वो जीते हैं, वो जीत सही है? नहीं, देखें उधर हमारे साथ उधर भी ज्यादती हुई, जिसका हम इलेक्शन कमीशन में और मुतलका फोरम्स में हैं। इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन बात करने का मकसद है, मैं आप पीटीआई की नेक्स्ट हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी वो आपकी बात बता रहा हूँ कि जो हुकूमत में रहते हुए, मतलब है कि जिस तरह से ये एक्सपोज हुए, दो चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। एक तो ये नालायक हैं, एक ये नाहल हैं, एक ये बददयानत हैं। मतलब है कि वज़रा इनके जो हैं वो पैसा चोरी कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़जाने लूट रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि नैब इनकी तलाशी नहीं लेता। और वो इदारे जो हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी तरफ जो है मतलब है इनके ये वोट चोर भी हैं। मतलब है कि पाकिस्तान का पैसा चोर भी यही हैं और वोट चोर भी यही हैं। अगरचे मेरे अल्फाज सख्त ज़रूर हो, लेकिन ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी हैं, जो मतलब है सच्चाई पर मबनी है, कोई मतलब बनाई नहीं की। मैंने हर चीज़ का आपको रेफरेंस कोट किया। सही, लेकिन आज हालात ये आप नेक्स्ट इलेक्शन तमाम चार्जशीट के खिलाफ आप लोगों ने वो पीडीएम जो पिछले साल सितंबर में बनी थी वो बनाई थी, फिर मुख्तलिफ डेडलाइंस भी आती नहीं, लेकिन इस हुकूमत को आप घर भेजने में कामयाब हो नहीं सके। उसकी क्या वजूहत रही? मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। फिरदौस शमीम साहब, ज़ाहिर है ये 31 दिसंबर तक पहले आपको घर भेज रहे थे, फिर जनवरी की डेडलाइन आई, हुकूमत तो घर नहीं गई, लेकिन बहरहाल हुकूमत को ज़िमनी इंतखाबात में, सेनेट इंतखाबात में इस पीडीएम ने नुकसान ज़रूर पहुँचाया है। तो चाहे घर भेजने में एक ना कामयाब रहे हों, लेकिन हुकूमत को एक बड़ा डेंट पहुँचाने में तो ज़रूर ये पीडीएम कामयाब रही, गो कि अब ये तकसीम है। अच्छा जी, मैं इस पर तो बात में आता हूँ, लेकिन पहली चीज़, मुल्क को करंट अकाउंट डेफिसिट से निकाला, मुल्क डिफ़ॉल्ट पे था, डिफ़ॉल्ट से बचाया। सब लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो 1.4% से इस साल बढ़ेगी। हुकूमत ने इसको 3.94 से भी इंशाल्लाह ऊपर, जब तक जून के पैसे और अकाउंट्स आएंगे, ऊपर जाएगी। ये नाअहल लोग करते हैं या काबिल लोग करते हैं। मुल्क को का जो एनवायरनमेंट का प्रोग्राम है उसको सारी दुनिया ने सराहा। दुनिया ने, पाकिस्तान ने जिस तरह कोविड को डील किया उसको सारी दुनिया ने सराहा। तो ये तो नालायक लोग करते हैं ना। लायक लोग तो वो करते हैं जो मुराद अली शाह करते हैं सिंध के अंदर। और मैं गिनाता जाऊं, पाकिस्तान की तारीख में घर बनाने के लिए इससे अच्छा बेहतर पैकेज कभी किसी ने नहीं दिया, ये भी नालायक लोग करते हैं। लोकस्ट का हमला जितना शदीद था, कुछ खुदा का रहम जिस तरह कोविड में रहा वो रहा, और उसको हमने डील भी किया, पाकिस्तान में उसका एहसास भी नहीं हुआ। बाकी ईरान के अंदर तबाही फैल गई, तो वो भी नाअहल नालायक लोग करते हैं। आपकी दरामदात अगर आप देखेंगे कि रुपी टर्म्स, तो अगर 25 बिलियन 100 रुपए के डॉलर के हिसाब से थी, तो अब जब 25 बिलियन 160 रुपए का डॉलर है तो किस में ज़्यादा हुई। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ऑर्डर बुक 6 महीने के लिए फुल हुआ है। आपकी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री ना हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन पे चल रही है। आपकी कार इंडस्ट्री लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.5% ऊपर ग्रोथ पे चल रही है। ये सब नालायक लोग करते हैं। लायक लोग तो ये हैं कि मुल्क का खजाना जो है बढ़ा के जो है 41 बिलियन कर देते हैं। पाकिस्तानियों को इतना भरोसा है इस हुकूमत के ऊपर बैरून मुल्क के, इस साल जो है वो इंशाल्लाह जो है 27 से 28 बिलियन क्रॉस करके जाएगा डॉलर। आपको रोशन डिजिटल अकाउंट में 1.5 बिलियन रुपए दे दिए। आपका यूरो बॉन्ड जो है वो 2.5 बिलियन और 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। हर चीज जो है वो इनको नालायक नजर आती है। बात सारी है, ठीक है। हम कब कहते हैं ये जो 13 साल से बाकायदा हुकूमत कर रहे हैं, जो इनके पार्टनर रहते, जरा आके सिंध में उनके भी हालात देख के उस पर तनकीद कर ले। अब तो भाई बहन नहीं रहे, ये वही सच बोल ले। वहाँ ये सच नहीं बोलते। गिलगित बल्तिस्तान में इनके साथ क्या हुआ इंतखाबात में। लेकिन फिरदौस साहब, आप लोगों को भी तो पूरा सच बोलने की जरूरत है ना। ये जो आटे की कीमतें, जो चीनी का स्कैंडल आया, जो दवाओं का स्कैंडल आया, इसमें तहकीकात कहाँ तक पहुंची, किन किन लोगों को सजाएं हुई, कितने लोग जेल में गए, कितना पैसा रिकवर हुआ? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैंने ये कब कहा कि कीमतों में इजाफा नहीं हुआ?
और कीमतों के इजाफे को रोकना ज़रूरी नहीं। मैं तो नहीं कह रहा, मैंने तो वो अच्छाइयाँ गिना रहा हूँ, बुराई तो ये गिनाएंगे ना। मैंने कोई इनसे तो नहीं कर रहा कि महंगाई नहीं आई है। अगर महंगाई पे जिस दिन काबू कर लेंगे तो ये बिल्कुल बेकाबू होके, जो इनके अभी तक तो कौन कौन मुल्क से बाहर बैठा हुआ है झूठ बोल बोल के, नवाज शरीफ के दोनों बेटे, उसकी शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे, और जनाब अली अगर आपको पूछना है दामाद, और पूछना है तो समधी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।